मैं आज यहाँ हूँ, कल यहाँ हो न हो, मैं रहूँ या ना भी रहूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने अपने देश के लोगों की सेवा की। और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश और देशवासियों की सेवा के लिए लगातार काम करता रहेगा। अपनी मौत से एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी उड़ीसा में एक भाषण के दौरान ये सभी लाइनें कहती हैं। उसके बाद सिर्फ एक दिन के बाद उनकी हत्या हो जाती है। क्या उन्हें पता था कि उनकी हत्या होने वाली है, या फिर क्या कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं का हाथ था उनके असैसिनेशन में, उनकी हत्या में? और उनकी हत्या के बाद जो एंटी सिख रॉयट्स हुए, जो दंगे हुए, जिसकी खाई को भारत आज 2023 तक भी नहीं भर पाया है, क्या उसे कभी भरा जाएगा? और क्या उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था? एक बार जान लीजिए इन सभी तथ्यों को। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक और फिर 1980 से लेकर 1984 तक, अपनी मौत तक वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। उसके साथ एक बड़े कार्यकाल के उन्होंने देश पर राज किया। हालांकि उनका जो रूलिंग पीरियड था, उनका कार्यकाल था, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इमरजेंसी जैसा बड़ा अध्याय, एक काला इतिहास भी उनके समय में लिखा गया। लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होता है उनकी हत्या पर, जिसकी एक लंबी कड़ी है। जैसे ही इंदिरा गांधी पावर में आती है और उसी के साथ पंजाब में कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उभर कर आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम होता है जनरल सिंह भिंडरेवाला का। जनरल सिंह भिंडरेवाला सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग देश की मांग करता है। हालांकि ये मांग नई नहीं थी। पंजाब की रीजनल पार्टी अकाली दल आनंदपुर साहिब का एक रेजोल्यूशन पास करती है, जिसमें वो पंजाब के लिए एक अलग लैंड की मांग करती है, जिसका एक अलग संविधान होगा। हालांकि उस रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग कहीं नहीं रखी गई थी, लेकिन बाद में ये एक अलग देश की मांग में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे जनरल सिंह भिंडरेवाला आगे बढ़ाकर लेकर जाता है। सिखों के पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, वहां पर हथियार रखे जाते हैं और उस पवित्र जगह पर अपना होल्ड किया जाता है जनरल सिंह भिंडरेवाला के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा। और फिर 1 जून 1984 को उनको वहां से बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में रेड की जाती है और जनरल सिंह भिंडरेवाला को मार दिया जाता है। हालांकि इस एक्शन का पूरे देश में एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स बाहर आता है। कुछ ग्रुप्स, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये देश की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए एक सही कदम था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे थे कि देश की एक माइनॉरिटी पर यह हमला था। लेकिन जैसा भी था, ये होने के बाद, आर्मी के इस ऑपरेशन के बाद जो माहौल था देश में, वो टेंस्ड हो जाता है, तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। और इसी के साथ इंदिरा गांधी को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, मौत की धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनके स्टाफ में काफी तब्दीलियां की जाती हैं, काफी ट्रांसफर किए जाते हैं। और इन्हीं सिक्योरिटी रीजंस में था उनके सिक्योरिटी स्टाफ बैन सिंह का ट्रांसफर, जिसे इंदिरा गांधी खुद रुकवा देती हैं। वो कहती हैं कि बैन सिंह उनके काफी पुराने स्टाफ है और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। यहां पर इंदिरा गांधी ये दिखाना चाहती थी कि देश में 1984 में जो गोल्डन टेम्पल पर रेड की गई है, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया है, उसके बाद किसी भी सिख के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी एक आयरिश डॉक्यूमेंट्री के लिए अपना एक इंटरव्यू देने के लिए पीएमओ ऑफिस से बाहर निकलती है, तो बाहर निकलते ही वो अपने सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ बढ़ती है कुछ डिस्कशन करने के लिए। जैसे ही वो बढ़ती है, उनका सिक्योरिटी स्टाफ बैन सिंह उन पर गोलियां चला देता है। इसी के साथ वो अपने साथी सतवंत सिंह को ऑर्डर करता है और सतवंत सिंह अपनी ऑटोमेटिक कार्बन रिवॉल्वर
की सारी गोलियां उन पर दाग देता है। तकरीबन 9:30 बजे इंदिरा गांधी को एम्स दिल्ली ले जाया जाता है। वहां पर पता लगता है कि टोटल 33 गोलियां इंदिरा गांधी पर चलाई गई थी, जिसमें से 23 गोलियां उनके शरीर में मिली थी, जिन्हें निकाला जाता है। इसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास दोपहर को उन्हें मृत घोषित किया जाता है। उनके साथ उस समय सोनिया गांधी थी और उनके जो बेटे थे राजीव गांधी, वो उस समय कलकत्ता में थे। वो कलकत्ता से फौरन दिल्ली आते हैं और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने के बाद ही जो है अनाउंसमेंट की जाती है शाम को कि पूरे देश में रेडियो के माध्यम से कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैलती है, तनावपूर्ण माहौल और बढ़ जाता है और एम्स के बाहर खड़ी भीड़ बेकाबू हो जाती है। राष्ट्रपति लगभग 5:30 बजे एम्स में जाते हैं हालचाल देखने के लिए और सिचुएशन को देखने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी पर भी पथराव किए जाते हैं और ब्लड फॉर ब्लड मतलब खून के बदले खून के नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर की शाम को एम्स के आसपास जो एरिया थे उनमें सिखों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। यही नहीं, 1 नवंबर आते आते कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन कुमार रैलीज और मीटिंग होल्ड करते हैं, जिसमें वो वेपन और रोड्स देते हैं लोगों को, मॉब को, भीड़ को, ताकि वो सिखों को टारगेट करे। यही नहीं, इस समय ऐसे माहौल में सज्जन कुमार और कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों को, रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन कुमार और अन्य लोगों को, भीड़ को उकसाते हैं सिखों को टारगेट करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। यही नहीं, उन्हें हथियार दिए जाते हैं और कहा जाता है कि एक सिख की मौत पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य ही था जब ये हुआ, और ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक एंटी सिख दंगों में दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन में लगभग 3000 सिख मारे जाते हैं। यही नहीं, ऑफिशियल आंकड़े ये भी बताते हैं कि 8000 से 17000 सिखों की हत्या की जाती है इन दंगों में। 34 साल बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा होती है सिख दंगों के लिए। यही नहीं, सीबीआई जब कोर्ट में अपना पक्ष रखती है तो ये भी कहती है कि दिल्ली पुलिस ने भी इन दंगों के समय चुप्पी साधी थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद इतना बड़ा इंसिडेंस होता है जो खुद एक काला अध्याय है भारत के इतिहास पर, और जिसने एक बड़ी खाई खड़ी कर दी थी 2 कम्युनिटीज के बीच में। यही नहीं, इंदिरा गांधी की मौत के बाद सवाल उठते हैं कि कहीं उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने तो ये नहीं किया, मतलब उनकी मौत या हत्या तो नहीं करवा दी। तो ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बैठाया जाता है और ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी में नाम आता है कांग्रेस पार्टी के नेता आर.के. धवन का। हालांकि ठक्कर कमीशन न तो इसको जस्टिफाई कर पाती है और न ही इसे रिजेक्ट कर पाती है। कुल मिलाकर ठक्कर कमीशन में जो है किसी भी तरीके की ऐसी इंक्वायरी सामने नहीं आती कि किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का हाथ हो। लेकिन इतना जरूर है कि इतनी बड़े संवैधानिक पद पर, या मैं कहूं भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, जब प्रधानमंत्री की, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या होती है, उनका असैसिनेशन होता है, तो उसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद जो एंटी सिख राइट्स हुए, जो दंगे हुए जिसमें निर्दोष लोगों को टारगेट किया गया, उसे भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 34 साल के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता को उम्र कैद की सजा होना उन सिख दंगों के लिए ये भी दिखाता है कि हमारा जुडिशियरी सिस्टम कितना लचीला है और कितना बेअसर है। इसी के साथ जो कार्यकाल, जो रूलिंग पीरियड इंदिरा गांधी का था, उसमें इमरजेंसी जैसा बड़ा अध्याय लिखा जाना एक काला इतिहास ही है। और अगर उस पर भी आप कोई जानकारी, एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।